हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का एकलव्य बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रिपरेशन हम सीखने वाले हैं उसमें हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है हमारे लिए वो होता है नंबर फर्स्ट, ये हम लेने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसे हम हेलो अल्केन भी कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है। आज उसी का ये कंटिन्यूएशन होने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो सबसे पहला प्रिपरेशन है वो है आपके लिए फ्रॉम अल्कोहल्स। ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रॉम अल्कोहल्स, तो अल्कोहल से हम कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। बहुत इजी मेथड से, बहुत सारे मेथड से, यहां पे आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको जो समझना है वो ये समझना है कि रिएक्टेंट क्या हो सकता है और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो सकता है। चलेगा? तो चलो दिखाता हूं आपको मैं। फ्रॉम अल्कोहल में जो नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं, इसके अंदर नंबर ए आप कह सकते हो, वो ले रहा हूं मैं यूजिंग HX। ध्यान देना जरा, यूजिंग HX मतलब अगर मैं अल्कोहल लेता हूं इस तरह से, ROH मेरा अल्कोहल है और इसके अंदर अगर मैंने HX मिला दिया, तब आपको यहां से OH माइनस होता है, H प्लस होता है, HOH पानी बाहर जाएगा और बनने वाला कंपाउंड बन जाएगा RX अल्काइल हैलाइड। सबको दिखाई दे रहा है ये? तो ये हो गया आपके लिए अल्काइल हैलाइड। ये हो गया आपके लिए अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अब क्वेश्चन ये कि सर कैटलिस्ट कुछ आ सकता है? ऑफ कोर्स कैटलिस्ट आएगा, बट ये कैटलिस्ट डिपेंड करेगा हैलोजन के ऊपर। मतलब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। आपको दिखाता हूं। अब होता क्या कि जो HX है उसमें मैं HCl भी ले सकता हूं, HBr भी ले सकता हूं और HI भी ले सकता हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों की अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो HCl जो होता है सबसे कम रिएक्शन करता है, HBr उससे ज्यादा और HI सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है। यहां तक क्लियर हो चुका है? तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि किसके साथ कैटलिस्ट आएगा। यहां पे जो HCl है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। उस रिएक्टिविटी कम होने की वजह से जब भी आप अल्कोहल में HCl लेंगे तब आपको वहां पे कैटलिस्ट यूज होने वाला है। यहां तक क्लियर है? अब मैं अल्कोहल का भी रिएक्टिविटी बता देता हूं कि अल्कोहल भी रिएक्टिविटी दिखाता है और उसकी रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है। 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, 2 डिग्री जो अल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी और 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है कंपेयर टू ऑल अदर अल्कोहल्स। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने दो टॉपिक जो बताया यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंट्रेंस में आपको कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा कि पूरा रिएक्शन करके दिखाओ, थ्योरी करके दिखाओ। आपको यही सब चीजें पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, किसका कम है, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सा अल्कोहल कम रिएक्शन करने वाला है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। चलेगा? अब आगे देखते हैं। इसके बाद बात होने वाली है कि चलो ठीक है, मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे होता है जरा देख लो। यहाँ पे RCH2OH, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल में HCl मिला दिया तो याद रखना है आपको कि प्राइमरी अल्कोहल ऑलरेडी बहुत लेस रिएक्शन करता है, HCl की भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट आने वाला है उसका नाम है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये आप कैटलिस्ट लेने वाले हो जिसकी मदद से यहां से HCl में से क्या होगा, H और OH पानी बाहर निकलेगा और आपका कंपाउंड जो है बन जाता है RCH2Cl। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये इस तरह से कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा और इसमें से पानी बाहर जा चुका है। चलेगा? कोई डाउट है? बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ में जब आप HCl मिलाते हो तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर हाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर कुछ और कैटलिस्ट देंगे। तो टिक मार्क करना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब जो जिंक क्लोराइड होगा उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो एनहाइड्रस नेचर दिखाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जांपल इसके बेस पे तुम ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे हम बोर्ड डिस्कस नहीं कर रहे कि आपको मैं सब एग्जांपल करा के दूं, बट आपको पता होना चाहिए कि R जैसा रहेगा वैसा ही आप क्या करें एग्जांपल ले सकते हैं। CH3 C2H5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी अल्कोहल में मैंने HCl मिलाया तो कंडीशन ये होता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्पस से। जो HCl होता है और जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, ध्यान से देखिए जरा, जो HCl है और जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो बहुत बार ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि लुकास रिएजेंट जो होता है वो किसका मिक्सचर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये HCl और एनहाइड्रस का मिक्सचर होता है। क्लियर है?
HCl और एनहाइड्रस का मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। चीजें एकदम क्लियर हो रही है, हर एक चीज समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। चलो देख लीजिए, अब हम बात करेंगे कि अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो फिर क्या होता है। तो आपको बता दूं कि सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैं लेता हूं HCl के साथ में, मैं यहाँ पे HCl ही लेने वाला हूं अभी तीनों कंडीशन में। तो अगर मैं HCl लूंगा तो होता क्या है देख लीजिए जरा, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे वो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला है RCHROH। इसमें अगर मैंने HCl मिला दिया तो भी ये वही नेचर दिखाएगा जैसे प्राइमरी दिखा रहा था, मतलब यहां पर भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में एज अ कंडीशन यूज करूंगा। क्लियर है? और यहां से भी HOH क्या होगा, मेरा पानी बाहर जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा RCHR, और यहां से जब OH जाएगा तो यहां पे Cl आ जाएगा और यहां से पानी बाहर चला गया। कोई डाउट है किसी को? और इसको हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन चुका है या फिर अल्काइल क्लोराइड बन चुका है। क्लियर है? अल्काइल हैलाइड, में हैलाइड बोल रहा हूं बट ये क्लोराइड है। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी चलेगा? यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आप चीजें क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं नंबर 3, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है आपको दिखा दूं, वो इस तरह से दिखता है CH3C CH3OH CH3, ये टर्ड मेटल अल्कोहल है। अब ये जो CH3 मैंने लिखा है, अगर इसके जगह मैं क्या ले लूं, जनरल फॉर्म में R ले लूं, क्या ले लूं मैं, R ले लूं, मतलब ये इस तरह से दिखता हुआ नजर आएगा मुझे, RCR और ये OH, और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया है, इसके अंदर मैंने HCl मिला दिया है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा आंसर है, HOH पानी बाहर जाएगा और यहां से ये चीजें क्या होंगी मुझे बनते हुए नजर आएंगी। अब ये मुझे आंसर मिल गया, बट आपको पता है कि टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आपने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं भी डाला तो भी रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस बात का ध्यान रखना, विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। बट अगर क्वेश्चन में आ गया आपको कि जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस लिक्विड मिलाने पे कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, तो आप टिक मार्क करेंगे टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का जो पैटर्न होता है कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है जब उसको हम मिलाते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं रिएक्शन होने में। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट के अंदर आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में जब आप जिंक क्लोराइड मिलाते हो तब उसके साथ में रिएक्शन करने पे, HCl के साथ में रिएक्शन करने पे वो विद इन अ सेकंड आपको प्रेसिपिटेट दे देगा। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड का, वो आपको तुरंत मिलेगा, ये कंडीशन है, तुरंत मिलने वाला है। बट ये कब मिलेगा, जब आपका कैटलिस्ट रहेगा जिंक क्लोराइड। तो टर्शियरी में लॉजिकली हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं, बट अगर मुझे रिएक्शन चेक करना है या कौन सा रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम टर्शियरी अल्कोहल को टिक मार्क करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा जो फर्स्ट था HCl का, वो कांसेप्ट क्या हुआ यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैं लेने वाला हूं HBr। जनरली जो HBr होता है आपको मैं बता दूं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड और NaBr के मिक्सचर से बनता है। आप देख सकते हो, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड और NaBr को ब्रेक कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, Na और यहां से HSO4 बाहर जाएगा, मतलब यहां पे NaHSO4 बाहर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम बाइसल्फेट, और यहां से एक H और एक Br बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि HBr का जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं इस मेथड से होता है, इसीलिए जहां जहां भी HBr आप यूज करेंगे वहां पे कैटलिस्ट में ये आता है। तो जब मैं प्राइमरी अल्कोहल लूंगा, जरा ध्यान देना, जैसे ही मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH लिया और इसमें मैंने HBr मिलाया, तो कैटलिस्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, कैटलिस्ट में आ जाएगा NaBr प्लस H2SO4। सबको समझना है किस तरह से आया, क्योंकि H2SO4 ये जो दिख रहा है आपको, H2SO4 और NaBr इनके मिक्सचर से ही HBr बना हुआ है, और HBr की रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, ये HCl के बाद आता है, इसीलिए ये प्राइमरी अल्कोहल को भी क्या करेगा, रिएक्शन करा के लेके जाएगा। और आपको आसानी से क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से पानी बाहर जाता है और आंसर बन जाता है RCH2Br, और यहाँ से पानी बाहर, आंसर मिल जाएगा अगेन सेम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलो या ब्रोमाइड बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्राइमरी से बना हुआ है। अगर मैं सेकेंडरी ले लूं तो सेकेंडरी का भी सेम पैटर्न आएगा, कोई टेंशन नहीं है। RCHROH, इसमें मैंने मिला दिया HBr, यहाँ पे कंडीशन पे मैंने ले लिया NaBr प्लस H2SO4, हीट कर दो, यहाँ से H2O पानी बाहर, और यहाँ पे आंसर बन जाता है RCHR, नीचे आ गया Br, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से H2O बाहर, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड। मैं अल्काइल हैलाइड लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि ये ब्रोमाइड का नेचर हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसी तरीके से आप टर्शियरी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये OH ले लिया मैंने, इसमें मैंने HBr मिला दिया, कंडीशन पे NaBr प्लस H2SO4। ये जो कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन कोई रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं आ रहा है, ये कंडीशन जो है तुम्हारा HBr कहां से बना है उसके हिसाब से आ रहा है, इसलिए ये सब में एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहां से HOH पानी बाहर गया और आंसर बन जाएगा RCR
और यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ से H2 बाहर। चेक कर लीजिए, ये आपका HBr के साथ हो गया। तो मैं HI के लिए यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। HI वाले केस में क्या होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे HI डालना है, यहाँ पे HI लिखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो HI का रिएक्शन होता है वो बिना कैटलिस्ट का होने वाला है, क्योंकि HI अपने आप में पहले से ही काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए HI का रिएक्शन बिना कैटलिस्ट का होगा। क्लियर है? यस। तो बात होने वाली है कि जो अल्कोहल में ले रहा हूं, जब उसमें मैं कोई भी HX मिला रहा हूं तो जनरली पानी बाहर जा रहा है और बनने वाला जो कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड बन रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन करेगा। सॉरी, तो आपने क्या बोला कि टर्शरी ज्यादा रिएक्शन करेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि टर्शरी ज्यादा रिएक्शन क्यों करेगा, ये अब होने वाला एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो अगर मैं लेता हूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ध्यान देना, अगर मैं लेता हूं प्राइमरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें मैंने HX मिलाया और फिर मैं लेता हूं सेकेंडरी, ये आपको यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही तो कांसेप्ट समझना है। और यहां पे अगर मैंने ले लिया टर्शरी और इसमें मैंने HX मिलाया, तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे यहां से H यहां से OH बाहर निकलेगा तो कॉमन सी बात है, OH होता है माइनस चार्ज, H होता है प्लस चार्ज। जब ये माइनस निकलेगा तो इस कार्बन क्या करेगा, प्लस बना देगा। यहां से भी वही पार्ट होने वाला है, यहां से HOH पानी बाहर जाएगा तो ये कार्बन प्लस बन जाएगा, और यहां से भी वही काम होने वाला है कि जब HOH पानी बाहर जाएंगे तो यहां पे कार्बन के ऊपर प्लस बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि पहला जो प्लस बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन, मतलब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता होगा। क्लियर है? और सेकंड वाले केस में आपको क्या लिख रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो दो कार्बन से अटैच है, यहां पर भी अटैच है, यहां पर भी अटैच है, मतलब कि ये जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिखा रहा है, और जबकि ये वाला जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं तीन जगह से अटैच है, इसीलिए क्या दिखाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन दिखाएगा। क्लियर है? मतलब जब OH निकलता है तो पहले कार्बन का कन्वर्जन प्लस में होता है, जिसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब कार्बोकैटायन का एक लॉजिक समझना है तुम्हें कि जब कभी भी कोई भी कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा, ये ऑर्डर याद रख लो आप लोग, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे बड़ा अनस्टेबल होता है, सबसे बड़ा अनस्टेबल होता है, याद रखना, अनस्टेबल। ठीक है? फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो थोड़ा स्टेबल होता है, बोल सकते हैं लिटिल स्टेबल। लेकिन जो टर्शरी होता है, लेकिन जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, याद रख लो, ये बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी दिखाता है, बहुत अच्छा स्टेबल होता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कार्बोकैटायन का, तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा, 1 डिग्री सबसे बेकार, 2 डिग्री अच्छा और 3 डिग्री सबसे अच्छा। कार्बोकैटायन की बात हो रही है, कार्बोकैटायन की बात हो रही है। इससे आपको एक अंदाजा भी मिल गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई जब कभी भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करते हो ना, तो एक चीज आपको समझना है कि 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन जो कि अपने आप में क्या होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो आप मुझे बताओ कि जब यहां से OH निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल होने वाला है। तो क्या ये CH2 इस OH को जाने देगा? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि उसे पता है कि OH निकलने के बाद मैं अनस्टेबल बनने वाला हूं, इसीलिए C जो होता है वो OH को रिलीज नहीं करता है। और यही रीजन है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उससे हम बोलते हैं कम रिएक्शन करता है। कम क्यों रिएक्शन करेगा? क्योंकि उसे पता है कि आगे रिएक्शन के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा। चीजें क्लियर हो चुकी हैं? चीजें क्लियर हो चुकी हैं? सेकंड में देख लीजिएगा, नंबर सेकंड में जब यहां से OH निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। और सेकेंडरी वाले को पता है कि मैं थोड़ा स्टेबल रहूंगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और टर्शरी वाले में जब ये OH निकलेगा तो कार्बन जो बनेगा वो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, बहुत अच्छा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और इस स्टेबिलिटी अच्छी होने की वजह से ये OH आसानी से क्या होता है, निकल जाता है। अब क्वेश्चन ये भी कि सर हमें कैसे पता चलेगा प्राइमरी बहुत अच्छा स्टेबल है? इस कंटेंट को जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए कंटेंट लिखा है मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है उसी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यहां पे जो कंटेंट हो रहा है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट का जो कांसेप्ट है मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले लिया है, जो कि एंट्रेंस में काम आता है। तो मैंने बहुत पहले लेक्चर लेकर रखा हुआ है, आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा भाई इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे दिया हुआ है। ठीक है, एंट्रेंस के हिसाब से मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बना के रखा हुआ है। एक बार पूरे एंट्रेंस के जो लेक्चर्स है मेरे इंडक्टिव इफेक्ट के, वो जरूर देखिए, जिससे आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलेगा? चलो, तो अब बात होने वाली है नए कंटेंट से, और जो नया कंटेंट है वो होने वाला है हमारे लिए प्राइमरी, जो हमने अल्कोहल डिस्कस किया था अभी, उसी के अंदर अब हम लेने वाले एक नया कंटेंट जो होने वाला है PCl3, PBr3, PI3। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलने जाऊं तो PX3 की बात होने वाली है, फास्फोरस ट्राइहालाइड। जरा देख लीजिए, अल्कोहल में मैं क्या मिलाने वाला हूं, तो सिंपल बोलूं तो PX3 मिलाने वाला हूं।
अब इसका रिएक्शन क्या होता है जरा देख लीजिए आप। अगर मैंने अल्कोहल ले लिया है और इसमें मैंने PX3 मिला दिया, आपको सिंपली क्या समझना है कि जब कभी भी ये ROH मिलाएंगे PX3 के अंदर, तो यहां से OH क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। जब ये OH बाहर निकलेगा तो उसकी जगह पे ये OH1 माइनस से उसकी जगह पे दूसरा एक 1 माइनस आके अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा वैसे मेरा आंसर बन जाएगा RX। दिखाई दे रहा है सबको, अल्काइल हाइड्रोजन को वापस बन गया। बट क्वेश्चन ये कि सर यहाँ पे X कितना है, यहाँ पे X3 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वैसे R भी क्या हुआ मेरा 3 हो गया, इस R को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसकी वजह से ये OH कितना हो गया पूरा 3 टाइम्स। अब यहाँ पे बच जाएगा 3H बचा है, एक P बचा है और O भी 3 बच गया। देखो H कितना है 3, ये P कितना है 1 और ये O कितना है 3, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड, और ये हमारा कंपाउंड बन चुका है अल्काइल हाइड जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब जैसे मैंने PX3 किया है वैसे ही आप PCl3, PBr3 और PI3 के बारे में भी सोच सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज ध्यान देना, PBr3 वाले केस में आपको कैटेलिस्ट लेना पड़ता है रेड फास्फोरस प्लस Br2, मतलब इनकी वजह से ये PBr3 बनता है, और PI3 में भी सेम कंडीशन आएगा रेड फास्फोरस प्लस I2। ठीक है, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना, बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे होने वाली है। चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो अल्कोहल का PX3 जिन्होंने सीखा होगा वो लोग अब PBr3, PI3 प्राइमरी सेकेंडरी सारे अल्कोहल के साथ में इसी तरह से नेचर दिखा सकते हैं। चलेगा। एंट्रेंस से डील हो रही है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो आप बोर्ड वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी बोर्ड लेवल पे करके दिया हुआ है, तो आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए हैलोजन डेरिवेटिव, आपको वहां पे डिटेल में हर एक लेक्चर मिल जाएगा अच्छे से। यहाँ पे एंट्रेंस की बात हो रही है तो हम एंट्रेंस के साथ सीख रहे हैं कि किस तरह से हम चीजों को हैंडल करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपको अल्कोहल में PX3 मिला दे, तो आपको इतना बैलेंस ही नहीं करना है, आपको सीधा दिमाग में चलना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड बनता है जिसका आगे फर्दर रिएक्शन कुछ होगा तो हम देखेंगे एंट्रेंस में, जब हम एग्जाम में जब हम डिस्कस करेंगे हमारा बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, तो वहां पे आपको चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी कि अच्छा किस तरह से ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते। इसी के बेस पे आता है एक और, जरा देख लीजिए यहाँ पे, जिसका नाम है PX5, जहां पे मैं PCl5 को प्रीफर करूंगा। आपको बता दूं कि PBr5 और PI5 ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनका हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे लिए, व्हाट हैपेन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद PI5, तो आप बोलेंगे कि PI5 एग्जिस्ट नहीं करता तो देयर इज नो रिएक्शन। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपके लिए, ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। बोर्ड में पूछेंगे तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, भाई बोर्ड पे क्वेश्चन आया है लिख दो, गलत होगा तो मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा रिएक्शन नहीं होता है, वो टिक मार्क करेंगे। क्लियर है? तो याद रखना PBr5 और PI5 को जल्दी हम क्या करते हैं इस नेचर में प्रीफर नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फास्फोरस और ब्रोमीन, यहाँ पे 5 टाइम्स है जिसमें फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो फास्फोरस और ब्रोमीन और फास्फोरस आयोडीन इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज क्या होता है हैलोजन का बहुत ज्यादा होता है, जबकि PCl में फास्फोरस और क्लोरीन का जो साइज होता है वो नियर अबाउट क्या होता है, मैच होता है या फिर सेम होता है। सो ना इनका गैप जो होता है कम होता है, फास्फोरस और Cl का जो गैप होता है बॉन्ड लेंथ होता है वो कहीं कम होता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होता है बना रहता है, एग्जिस्ट करता है। जबकि इनके बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत ज्यादा गैप होता है, उस गैप की वजह से इनका जो एग्जिस्ट करने का नेचर होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता या फिर हो नहीं पाता है, इसीलिए PBr5 और PI5 ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है सबको? क्या एग्जिस्ट करेगा? PCl5। तो इसका रिएक्शन जरा देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये रहा मेरे पास अल्कोहल और इसमें मैंने रिएक्ट कराया PCl5, बहुत सिंपल है, यहाँ से OH बाहर जाएगा, यहाँ पे उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, आंसर बन जाएगा RCl। अब यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर चला गया। अब क्या बचा? एक P बचा है और एक O बचा है और Cl यहाँ पे 3 बचा है, तो बन जाएगा POCl3। इसका नाम होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, इस तरह से भी नाम हो सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपको पता ही है, RCl अल्काइल क्लोराइड आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? एकदम अच्छे समझ में आ गया कैसे मैं डील कर रहा हूँ सारी चीजों से। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ एक नए कंटेंट से, तो रेडी हो जाइए नए कंटेंट के लिए। यस, तो फ्रॉम अल्कोहल के अंदर ही अब आने वाला है नंबर डी बोल सकते हो, क्योंकि नंबर ए जो हमारा था वो था HX, नंबर जो बी था वो हमारा था PX3, नंबर सी था PX5 और नंबर डी लेकर आया हूं मैं SOCl2। ध्यान दीजिए जरा, तो नंबर डी जो होने वाला है वो होने वाला है आपके लिए SOCl2। अल्कोहल में SOCl2 मिलाना है, जिसका अलग अलग नाम होते हैं, लाइक एक नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, तो दूसरा नाम होता है सल्फोनिल क्लोराइड, इसको भी हम बोलते हैं। इस तरह के नाम इसके आप देख सकते हो। इसका एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डार्जन मेथड, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से बहुत बार पूछा गया है डार्जन मेथड।
तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आएगा कि डार्जन मेथड से रिएक्शन बताओ, तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन को आप ढूंढेंगे आपके ऑप्शन में। चलेगा, इसका रिएक्शन देखो कैसा होगा, ROH में मैंने क्या किया, SOCl2 मिला के मैंने रिफ्लश कर दिया। रिफ्लश का मतलब घोल देना या फिर मिला देना, तो मैंने रिफ्लश कर दिया है। और जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से OH बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Cl आ जाएगा। और इस रिएक्शन में पायरिडिन एज अ कैटलिस्ट कंसीडर करते हैं। आपको बताऊंगा कि पायरिडिन का यहाँ पे रोल क्या है। यहाँ से OH बाहर जाएगा, यहाँ पे एक Cl आ गया, तो आंसर बन जाएगा मेरा RCl। अब यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बाहर चला गया और यहाँ से SO और ये वाला O मिलके बन जाएगा SO2। आपको बता दो कि HCl और SO2 दोनों क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये अल्काइल क्लोराइड जो होता है आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है। कैसा मेथड है ये, बहुत ही अच्छा मेथड है अपने आप में। चलेगा, ये जो पायरिडिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो जो HCl होगा ना उसको कहते हैं क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस पायरिडिन के बेसिक नेचर की वजह से जो HCl का नेचर होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया और HCl ऑलरेडी गैस बन के गायब भी हो चुका है, जिसकी वजह से ये अल्काइल क्लोराइड हमें पूरी तरह से प्योर फॉर्म में मिलता है। मतलब आगे मुझे दोबारा प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, ये इस प्रोसेस में बड़ी अच्छी बात होती है। और इसी अच्छी बात की वजह से इस मेथड को हम मानते हैं बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। ये अपने आप में बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी, बहुत अच्छे कंटेंट से डील हो रहा है, हर चीज आपको पता होना चाहिए, कैसे चीजों को आप समझ रहे हैं। चलेगा, तो इस तरह से हमारा जो नंबर 1 मेथड था फ्रॉम अल्कोहल वो पूरी तरह से खत्म हुआ। देख लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए, तो पहला मेथड जो हमारा था फ्रॉम अल्कोहल वो मैंने खत्म कर दिया। अब बात होने वाली है फ्रॉम अल्केन, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नंबर सेकंड जो हमारा मेथड है, देखते हैं जो नंबर सेकंड मेथड है वो है हमारा फ्रॉम अल्केन। देख लीजिए जरा, फ्रॉम अल्केन हम अल्केन से कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि ये जनरली हैलोजनेशन इसको हम बोलते हैं, कि आप हैलोजन मिलाने वाले हो इस मेथड में। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने ले लिया R-H, अब R-H को मैं बता दूं ये अल्केन होता है अपने आप में, इसको हम अल्केन बोलते हैं। अल्केन में अगर मैंने H2 ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, तो जनरली लॉजिक क्या होता है कि यहां से एक H जाएगा, यहां से एक X जाएगा, HX बाहर चला जाएगा और जो आंसर बनेगा वो R-X बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? तो ये इस तरह से चीजें हम देखेंगे। बट क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि X की जगह पे मैं क्या लेना है मुझे, तो मैं इस 2 के अंदर पहले A लेता हूं यूजिंग Cl2, मतलब पहले मैं क्लोरीन ले रहा हूं। तो क्लोरीन कैसा रिएक्शन करेगा, मतलब ये रहा मेरा RH, इसमें मैंने मिला दिया Cl2। ये रिएक्शन ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होता है, या सनलाइट ले सकते हो, या फिर हाई टेंपरेचर भी वैलिड है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर जाएगा और यहां पे बन जाएगा RCl, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड। अब क्वेश्चन हमारे लिए याद है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बना होगा। तो आपको दिखाता हूं। जब कभी भी कोई भी हैलोजनेशन करेंगे, ये तुम्हारे लिए एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब कभी भी कोई भी हैलोजनेशन करेंगे तो हमेशा याद रखना उसमें फ्री रेडिकल का कांसेप्ट यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज किया जाता है। कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। होता क्या है जनरली, ये R-H जो होता है वो देखो इस तरह से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इसमें जो Cl2 है वो भी क्या होगा तुम्हारा, इस तरह से शेयरिंग करके बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है सबको। अब होता क्या है कि ये जो यूवी लाइट है वो आके पहले इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। जैसे इसको तोड़ दिया, बोलो इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। इसका कन्वर्जन इस तरह से हो जाएगा, Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है सबको। अब वही काम क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ से भी क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे ये टूटेगा तो R के पास 1 इलेक्ट्रॉन और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है आपको पता है, अब होने वाला है कि हर एक फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और फ्री रेडिकल को ढूंढेगा। तो जैसे ये H फ्री रेडिकल है, तो क्या करेगा, दूसरे फ्री रेडिकल के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे H और Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से ये HCl बन जाता है। और ये R का फ्री रेडिकल और ये Cl का फ्री रेडिकल मिलके आपस में बन जाएंगे RCl। देखो जरा चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है तुम्हारे लिए 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में कि भाई हैलोजनेशन जो होता है या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन वो किस बेसिस पे होता है, तो टिक मार्क करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी किसी को डाउट है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सबको हो चुका, समझ में आ चुका है। अब R जैसा लेंगे वैसा आपको आंसर मिलेगा। एक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है इसके अंदर, वो मैं दिखा देता हूं आपको तुरंत इसी के नीचे। अगर कभी भी आपको लग रहा है कि अगर मैंने इसके जगह पे एग्जांपल लिया हुआ है, समझो CH3 CH2 CH3 और इसमें मैंने आपको बोला कि Cl2 मिला दो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आंसर मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा।
देख लीजिए ऐसा बन जाएगा CH3 CH2, यहां से एक H गया तो CH2Cl आ जाएगा। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक Cl निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, तो ये वाला पार्ट यहां पर भी अटैक कर सकता है, इसीलिए इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, दिखाई दे रहा है। अब यहां से भी H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, बट यहां से निकलेगा तो वो पहला वाला ही पैटर्न फॉलो करेंगे, देखो CH3 CH2 CH2 Cl, तो पहला वाला ही पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए यहां पे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा प्रोपाइल क्लोराइड, दूसरा बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन ये है कि सर मेजर कौन सा बनेगा, तो इस बात को सेट कर लो माइंड में, मेजर वही बनता है जिसके आजू बाजू बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास क्या है, बहुत सारा कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और सबके पास हाइड्रोजन भी है, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे कि ये मेजर बनेगा। जबकि इसके पास क्या है, जिसके ऊपर ये अटैच है उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, उसके पास हाइड्रोजन नंबर भी कम है। तो आपको समझना है कि जिसके पास जहां पे Cl या Br या I अटैच होगा, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, जितना ज्यादा कार्बन से अटैच होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो क्या होगा, अपने आप को स्टेबल कर पाएगा आगे जाके, इसलिए वो प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। चीजें क्लियर हो चुकी है? तो अगर किसी ने पूछा आपको कि इस प्रोडक्ट, इस क्वेश्चन, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला कि चलो बताओ इसमें आंसर क्या बनेगा, तो इसमें आंसर क्या बनेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। यहां से H जाएगा, यहां से Cl, तो आंसर बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl बाहर चला गया, इन सब में भी HCl बाहर जा रहा है, नो डाउट। अब क्वेश्चन है कि सर यहां से तो चला गया, अब यहां से भी जाएगा, नहीं यहां से अब नहीं जाएगा, क्योंकि जब कभी भी प्रोडक्ट एक ही बनेगा, अगर यहां से H निकालूंगा तो भी CH3 CH2 Cl ही आएगा, तो प्रोडक्ट मेरा एक ही बनेगा, तब आपको मेजर माइनर नहीं ढूंढना, तब आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? बट अगर आप मीथेन लेते हो, मीथेन जो होता है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, प्राइमरी कार्बन का भी नेचर प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो सुपर सैचुरेटेड कार्बन होता है, ठीक है, सुपर कार्बन हम बोल सकते हैं। इस नेचर की वजह से मीथेन CH4 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो वो तब तक रिएक्शन करता है जब तक कि उसके सारे के सारे H निकल ना जाए। इसीलिए मीथेन का जो प्रोडक्ट होता है वो 3 से 4 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब पहले CH4 में Cl2 रिएक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें वापस Cl2 रिएक्ट करेगा, तब तक चलेगा जब तक कि सारे के सारे H ना निकल जाए, तो एंड में क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? चलो कॉपी कर लीजिए, अगर कुछ करना है आपको तो मैं हट जाता हूं आपके लिए। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो बाय अल्केन या फिर बाय हैलोजिनेशन जो मैं कर रहा हूं, इसमें मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूं नंबर बी, ये अब होने वाला है बाय यूजिंग Br2, तो Br2 में भी कुछ अलग चीज नहीं होने वाली है, इसमें आप इस तरह से ले सकते हो, कंडीशन आप सेम रख सकते हो कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में सेम पैटर्न से Br टूटेगा, यहाँ पे RH टूटेगा और आंसर बनेगा RBr प्लस HBr। जैसा मैंने एग्जांपल बताया था वैसा एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नंबर सी है I2, बस I2 की एक बात खास बात ये है कि जो I2 होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो रिवर्सिबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब कभी भी आप अल्केन लेते हो, मतलब R-H में अगर आपने I2 ले लिया है तो इस रिवर्सिबल नेचर की वजह से यहाँ पे RI बन जाएगा और HI बन जाता है, और आप ऐसा मानते हैं कि जो HI और R रिएक्ट करेगा तो RH प्लस I2 बन जाएगा, ये रिवर्सिबल नेचर होता है, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि सर F2 रिएक्ट करेगा, तो आंसर होगा नहीं, F2 रिएक्ट नहीं करता है, F2 का साइज बहुत ही छोटा होता है, वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए F जो होता है वो रिलीज होना मुश्किल होता है, तो F2 का जो बॉन्ड है वो टूटेगा ही नहीं, तो वो H को रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसीलिए RF नहीं बन पाता है। तो डायरेक्टली RF बनाने का इस मेथड से आप RF नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने क्या किया, नंबर सेकंड फ्रॉम अल्केन दैट इज बाय हैलोजिनेशन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो अब शुरू करते हैं नंबर थर्ड, जिसका नाम है फ्रॉम अल्कीन, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोहैलोजिनेशन। ये भी काफी अच्छा रिएक्शन है अपने आप में, अल्कीन में HX मिलाने की बात हो रही है, तो चलो दिखाता हूं मैं आपको। नंबर 3 है आपके लिए फ्रॉम अल्कीन। अगर आपने अल्कीन लिया है और उसमें आप HX मिलाने की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कैसे होगा। तो पहले मैं लेने वाला हूं कि अगर आप अज्यूम करके चलो कि RCH डबल बॉन्ड CHR, इस तरह का पैटर्न लिया है आपने और उसमें आप कोई HX मिला रहे हो, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्कीन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन पहचानने का तरीका इस तरह से कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जो अटैचमेंट होगा वो सेम होने चाहिए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जो अटैचमेंट दिख रहा है आपको सेम सेम दिख रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन में जब मैं HX मिलाऊंगा तब रूल ये है कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे X नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, इन्हें आप अक्रॉस द डबल बॉन्ड कहीं पर भी अटैच कर दीजिए, आपकी चॉइस होगी, कहीं पे इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने H यहां ले लिया है तो मेरा X कहां जाएगा, यहां पे चला जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस होगी, तो आंसर बन जाएगा
CH, इसके ऊपर X आ गया और यहाँ पे आ जाएगा CH2R, इस तरह से आंसर बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ये क्या बन गया मेरा? अल्काइल हैलाइड बन गया। प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, इज डिफरेंट मैटर। ये तो आपको एग्जांपल के थ्रू पता चलेगा। बट जब भी आप सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिमेट्रिकल अल्कीन मैंने लिया हुआ है, तो जब सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड बनता हुआ नजर आएगा। और रूल ये है कि दोनों में से जो प्लस और माइनस है H में से कोई एक एटम जाएगा एक कार्बन के पास, दूसरा जाएगा दूसरे कार्बन के पास। आप कोई कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जांपल देख सकते हैं इसके बेस पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है अपने आप में, कई बार ये एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैंने HBr मिला दिया यहाँ पे तो आंसर क्या बनेगा? आपकी चॉइस है, कहीं कुछ भी कहीं भी सेट कर दो, आप Br यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बन जाएगा CH3 CHBr और यहाँ पे जाएगा CH2, यहाँ पे जाएगा CH3। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा Br, सेकेंडरी वाले कार्बन के ऊपर अटैच है, तो मैं नाम लिख सकता हूँ सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आयुपैक मैंने सिखा के दिया है, आप आयुपैक में ट्राई कर सकते हैं। इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इन, ठीक है। इसको बीटा ब्यूटिलिन के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। चलेगा, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, तो ये मजेदार कंटेंट हो गया आपके लिए। अब मैं बात करूंगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो मान के चलो ये पहला स्टार मार्क था मेरा, ये दूसरा स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। अब मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन लूंगा, मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये इस तरह से आ गया, जिसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन का नाम देने वाले हैं, और इसमें अगर मैंने HH मिला दिया, तब क्या होता है? तो आज के बाद से याद कर लो कि अगर कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया और उसमें आप HH मिलाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये दोनों कार्बन के अंदर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसी के पास ये नेगेटिव X वाला पार्ट जाएगा। ये मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड जैसा कोई कैटलिस्ट मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये बिना कैटलिस्ट का ही रिएक्शन हो रहा है, चलेगा। तो यहाँ पे X कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, और H कहां जाएगा? इसके पास जाएगा। तो आंसर जो है मेरा ये बन जाता है कुछ इस तरह से। ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, ये जो कंपाउंड होगा वो मेजर होगा। हालांकि ऐसा भी मानते हैं कि ये जो X है वो इसके पास भी आता है, बट वो बहुत ही कम अमाउंट में आता है, माइनर क्वांटिटी में आता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बनने वाला आंसर है वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करूं, तो मैं ये पैटर्न ले सकता हूं कि CH3 CH CH2 और इसमें मैंने HX ले लिया, या फिर मैं HBr ले लेता हूं, आपके लिए HCl भी ले सकते हैं। तो ये जो Br होगा वो इसी के पास जाएगा, ये फिक्स है। जबकि पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, डबल बॉन्ड में आप कोई भी चीज कहीं पे भी अटैच करो, बट यहाँ पे ये चीज फिक्स है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा CH3 CH के ऊपर Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये मिल गया आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस कंपाउंड का नाम है, जो अपने आप में मेजर बनने वाला है। कोई डाउट है किसी को? अब आगे बात करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगला जो कंटेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिए, अगला जो कंटेंट होने वाला है वो इसी के बेसिस पे है कि जैसे ही ये कंपाउंड आया, मार्किनकॉफ रूल के बेसिस पे सब हो रहे हैं। किसके बेसिस पे हो रहे हैं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्किनकॉफ रूल के बेसिस पे हो रहे हैं। मार्किनकॉफ रूल क्या होता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent gets attached to that carbon having less number of hydrogen atom। ये मार्किनकॉफ रूल था। जैसे ये रूल आया वैसे इसका अपोजिट पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज एंटी मार्किनकॉफ रूल, या फिर खराश-मायो इफेक्ट, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर अबनॉर्मल एडिशन। मैंने कितने सारे नाम बोले, सब आप सेट कर लो माइंड में। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसका अपोजिट, मार्किनकॉफ रूल का अपोजिट एंटी मार्किनकॉफ आया, दैट इज कॉल्ड एज खराश-मायो इफेक्ट। दो लोगों ने इसे डिस्कस किया था, इसलिए खराश-मायो दो केमिस्ट का नाम है, खराश-मायो इफेक्ट, या फिर बोल सकते हो पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि कैटलिस्ट में पेरोक्साइड लेने के बाद वो बिहेवियर बदल जाता है, या फिर अब नॉर्मल एडिशन, मतलब अलग एडिशन हो गया थोड़ा सा, चलेगा। तो ऐसे अलग अलग नाम आ सकते हैं। तो एंटी मार्किनकॉफ रूल में क्या होगा खास बात, एंटी मार्किनकॉफ जो होता है उसमें क्या खास बात होती है, चलो मैं वो बताता हूं। चलिए, तो एंटी मार्किनकॉफ की बात होने वाली है। तो एंटी मार्किनकॉफ में बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि एंटी मार्किनकॉफ में कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज किया जाता है। तो सेट कर लो माइंड में कि जब कभी भी आप एंटी मार्किनकॉफ रूल यूज करेंगे तो हमेशा HBr ही लेने वाले हो, जबकि मार्किनकॉफ में आप HCl HI भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे फिक्स है कि ये HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। और इस को सॉल्व करते समय पेरोक्साइड ये कैटलिस्ट यूज करना बहुत जरूरी है, और इसे जिन लोगों ने डिस्कस किया था उनके नाम पर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो खराश-मायो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ में इसे हम एबनॉर्मल एडिशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने आप में इतने सारे नाम को लेके चलता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो कैसे होगा ये रिएक्शन? बहुत सिंपल है। अगर मैंने इस तरह से
एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया है और उसमें मैंने H पेयर मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तब इसका एडिशन उल्टा हो जाएगा, मतलब जहां पे ये कम वाले के पास जाता था अब ये ज्यादा वाले के पास जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देख लीजिए कितना मजेदार कंटेंट है ये अपने आप में, चलेगा। तो इस तरह से जो हमारा नंबर 3 फ्रॉम अल्कीन चल रहा था वो यहाँ पे मैंने क्या किया, खत्म कर दिया। कोई डाउट है किसी को? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपने टर्शियरी ले लिया, बहुत से लोग को इस तरह से कंफ्यूज होता है कि सर टर्शियरी कैसे लेंगे, तो मेरे कहने का मतलब है आइसोब्यूटिलीन ले लो। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आइसोब्यूटिलीन में हम HBr मिलाएंगे तो आंसर क्या बनेगा। विदाउट मार्किंग ऑफ पूछ रहा हूं मैं, मतलब मार्किंग ऑफ सॉरी मैं एंटी मार्किंग ऑफ यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं। तो कैटलिस्ट यूज नहीं करना तो सिंपल है, Br किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे चला जाएगा, और H उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर वही मैं बोलूं कि ये पेरोक्साइड के साथ का होगा तब ये Br यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये H यहाँ जाएगा, तो ये इसके ऊपर बन जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से जो हमारा अल्कीन का कांसेप्ट था वो खत्म हुआ। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो नंबर 4 हमारा शुरू होने वाला है जिसका नाम है बाय हैलोजन एक्सचेंज। लास्ट कंटेंट है आज के लिए। इस तरह से जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव का जो प्रिपरेशन वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और बहुत ही मजेदार लेक्चर चल रहा है ये। तो नंबर 4 की बात करेंगे। जो नंबर 4 है उसका नाम है बाय हैलोजन एक्सचेंज। ध्यान से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज में हम 2 रिएक्शन सीखने वाले हैं। पहला होने वाला है हमारा फिनकेल्स्टेन रिएक्शन। फिनकेल्स्टेन रिएक्शन, ध्यान दीजिए जरा कैसे करेंगे इसे हम, और क्या खास बात है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि जब कभी भी आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अटैचमेंट मिलता है। अल्काइल हैलाइड को आप अल्कालाइड में बनाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हैलोजन एक्सचेंज, मतलब आप हैलोजन बदलने वाले हो। मतलब आपका जो रिएक्टेंट होगा वो भी अल्काइल हैलाइड है और जो प्रोडक्ट होगा वो भी अल्काइल हैलाइड है, बट हैलोजन बदलने वाला है। आप अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे, आप अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेना है आपको, मतलब RX लेना है, जहां पे X का मतलब Cl या Br हो सकता है, ध्यान देना इस बात को। और इसमें सोडियम आयोडाइड मिलाएंगे, याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। क्लियर है? और जैसे इसको आप रिएक्ट करेंगे यहाँ से NaX बाहर जाएगा, I इसकी जगह पे आ जाएगा और आंसर बन जाएगा Ri, और ये NaX बाहर चला गया। अल्काइल आयोडाइड आपको आंसर मिल जाता है। कोई डाउट है किसी को? इसी को बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, और ये रिएक्शन होगा हमारा फिनकेल्स्टेन रिएक्शन, जो हमें ये दिखाता है कि हैलोजन एक्सचेंज मैंने क्या किया यहाँ पे किया हुआ, मतलब एक हैलाइड को मैंने बाहर निकाला, उसकी जगह पे दूसरा हैलाइड में लेकर आ गया। ये जो ड्राई एसीटोन होता है इसे हम अपने आप में बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक का मतलब होता है, प्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन, मतलब H होना चाहिए, बट ड्राई एसीटोन इज कॉल्ड एज अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये आपके लिए नया इंफॉर्मेशन। कभी कभी पूछा जाता है कि अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, तो आप बोलेंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है हमारा वो ड्राई एसीटोन है। अप्रोटिक सॉल्वेंट, एक मिनट, अप्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा, इसे हम यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन जो है उसी का नाम है अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट इस सोडियम आयोडाइड का क्या करेगा, ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इसी कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलेगा। मेरे ख्याल से सारी जो सारा कंटेंट है एकदम इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये चीजें हैंडल हो रही हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बन जाता है तुम्हारे लिए कि सर ये अप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे हैंडल करेगा, तो वो सोडियम प्लस बन जाएगा, I माइनस बन जाता है। अब I माइनस है, अगर ये प्रोटिक होता, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, H प्लस, अगर ये प्रोटॉन होता तो ये H प्लस क्या करता है, I को अपनी तरफ खींच लेता, बट ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है इसीलिए ये Na प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने के लिए रेडी हो जाएगा। चलेगा। तो अप्रोटिक में कोई पॉजिटिव टर्म नहीं होता है, आप ऐसा सॉरी अप्रोटिक में कोई पॉजिटिव टर्म नहीं होता है, कोई आप बोल सकते हो कि H प्लस वाला कांसेप्ट नहीं होता है, इसलिए अप्रोटिक जो है वो I को अपनी तरफ नहीं खींचता है बल्कि Na को अपनी तरफ खींचता है। Na को पूरा क्या करेंगे, राउंड राउंड घेर लेंगे, और इसीलिए ये I क्या होगा, आपको इसके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह से ये ड्राई एसीटोन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब लेते हैं नंबर B जो होने वाला है शॉर्ट्स रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान दे दो कि शॉर्ट्स रिएक्शन क्या होने वाला है। जो शॉर्ट्स रिएक्शन होगा उसमें खास बात है कि ये भी अल्काइल हैलाइड के लिए होने वाला है। तो RX लेंगे जहां पे X का मतलब Cl या फिर Br हो सकता है, ध्यान देना इस बात को, और इसमें हम मिलाते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड, और यहां से AgF जो होगा आपका बाहर जाएगा AgX और आंसर बन जाएगा RF। तो ये इकलौता एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपको दिखाई देगा कि फ्लोराइड बाहर जा रहा है या फ्लोराइड बन रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये एकमात्र एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपको फ्लोराइड बनता हुआ दिखाई देगा, बाकी किसी भी रिएक्शन में आपको फ्लोराइड डायरेक्टली अल्काइल के ऊपर अटैच नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन रिएक्शन करता ही नहीं है। बट इस मेथड से आप कर लेते हो, अल्काइल प्रोडक्ट बना लेते हो।
बहुत जगह पे इस AgF की जगह पे आप और भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, लाइक Hg2F2 ले सकते हो, ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कुछ बोलते हैं ना रिएक्टेंट में यूज कर सकते हो AgF की जगह पे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये भी हैलोजन एक्सचेंज के अंदर ही आता है, और इस रिएक्शन की भी खास बात यही है कि X जो है हमारा Cl या Br वो बाहर जाता है और जो F होता है उसकी जगह पे आ जाता है और हमें मिल जाता है अल्काइल क्लोराइड। कोई डाउट है? तो इस तरह से आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन जो बच्चे भी हमसे जुड़े हैं उनका यही टारगेट होना चाहिए कि इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और हो सके तो जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट मिलने वाला है कि आपका जो ये जो चैनल है कहीं ना एकलव्य बैच वो महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर आ रही है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि जब बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे तो हम ट्राई करेंगे भाई रेगुलर लेक्चर आपको प्रोवाइड करें, चलेगा। इस समय जो हमारे टाइम टेबल आपको दिए गए हैं उसमें आपने देखा होगा कि TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है। इसी तरह से आपको सारा सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी टाइम टेबल में दिया गया है एकलव्य बैच के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके एक बार आप टाइम टेबल भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो लेक्चर है वो टाइम पे मिलते रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। अगर कभी आगे पीछे होता भी है तो जरूर आपको नेक्स्ट डे लेट से लेट आपको लेक्चर मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। और इस चैनल को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ।